Hello everyone, good morning to you all. Welcome to Swami Vivekananda Institute. I am Nishta and your teacher of paper 2 of International Relation. So जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हम अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे थे। और जो पहला अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी रियलिज्म की। तो हमारे रियलिज्म की जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उसको हमने देख लिया था और हम PYQ को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने एक PYQ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो थियरी और बाकी थियरीज को भी ओवरलैप कर रहे थे। तो आपको उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रियलिज्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बाकी सारे क्वेश्चन, क्योंकि रियलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे एनटीए बार बार क्वेश्चन पूछता है एज कम्पेयर टू अदर थियरीज। सो कीप इन माइंड, रियलिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है जब भी हम एग्जाम में अपीयर हो। सो दैट्स वाई मैंने रियलिज्म से रिलेटेड 4 क्लासेस ली हैं अलॉन्ग विद द PYQ, अलॉन्ग विद द सिलेबस डिस्कशन। और इसको कैसे कवर करना है, ये तमाम तरह की डिस्कशन हमने पहले क्लास में कर ली है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम चलेंगे कि थियरीज ऑफ IR में हमें पता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। हमने सिलेबस को ध्यान में रख करके, PYQ को ध्यान में रख करके बेसिक कवर करने की कोशिश की थी। और बेसिक जब कवर किए थे तो हमने थियरी की बात की थी कि विच इज़ द मेन थियरी और रियलिज्म के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फिर उसके बाद हमने उसके ऑफशूट्स को देखा था, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल, जो कि हमेशा एनटीए पूछता है, रियलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और न्यू क्लासिकल रियलिज्म। और फिर उसके बाद हम PYQ की बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने 10 PYQ कवर किए थे, जिसमें आपको अंदाजा हो गया था कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन से आप अछूते रह जाए और फिर आप ये कहो कि मैंने क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं किया। तो यहाँ पे आपको बेसिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आप जब भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़े तो उसको ध्यान में रख करके, PYQ को ध्यान में रख करके, सिलेबस को ध्यान में रख करके ही पढ़े, ताकि कम टाइम में आप जो है ना अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस कड़ी में वो है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? Bipolarity is the most suitable distribution of power, said by Kenneth Walsh. Interest is defined as the power, Hans Morgenthau. State seeks to maximize their relative power position, Kenneth Walsh. Justice, law, and society have no place or are circumscribed in international politics, Thucydides. आपको पता करना है कि इसमें नॉन करेक्टली कौन मैच है। रिमेंबर, इट्स अ नॉट हियर। जब भी एग्जाम में नॉट, नॉन करेक्ट, तो प्लीज़ आप उसको अंडरलाइन कर लें। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड प्लीज़ मार्क डाउन योर आंसर, ताकि लास्ट में हम देखते चलें कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और हमें और किस तरीके से किस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। सो प्लीज़ टेक आउट योर नोट्स कॉपी एंड प्लीज़ मेंशन योर आंसर। Which of the following is not correctly matched? Okay, I hope you have mentioned your answer in a copy. So let's see the answer. The answer is ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है स्टेट सिक्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन। ध्यान रखिए, जब भी हमने बात की थी दो टर्म्स की, एक होती है ऑफेंसिव और एक होती है डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव में हमने जॉन मेयर साइमर को देखा था, जिसने उन्होंने कहा था कि स्टेट हमेशा पावर को मैक्सिमाइज करता है, जबकि केनेथ वॉल्ज ने स्ट्रेस दिया था कि स्टेट्स हमेशा सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज किया जाता है। और यहाँ पे रिलेटिव पावर पोजीशन, पावर की मैक्सिमाइजेशन की बात की जा रही है, ये केनेथ वॉल्ज ने नहीं कही थी, ये आपको मेयर साइमर ने कही थी, जो कि ऑफेंसिव रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर की बात, मैक्सिमाइजेशन की बात केनेथ वॉल्ज ने की थी, पावर मैक्सिमाइजेशन की बात जॉन मेयर साइमर ने की थी। और थ्यूसिडाइडस, जो कि वन ऑफ द थिंकर फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म, उनकी इंपॉर्टेंट बुक जो जनरली एनटीए पूछ देता है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ये थ्यूसिडाइडस ने लिखा था। सो प्लीज कीप इन माइंड, जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट बुक है, हमको उनको सबको देखते चलना है।
इसी वजह से PYQ को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ताकि जब भी आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़े आपको रियलाइज हो कि कैसे हमें फॉलो करना है। जब तक से आप PYQ एनालाइज नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा थियरी को कैसे पढ़ना है, या फिर आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाओगे, बट टू द पॉइंट कैसे पढ़ना है ये आपको PYQ और सिलेबस से ही पता चलेंगे। सो प्लीज फोकस PYQ। Now let's come to the question number 12. Who among the following reformulated Hans Morgenthau's six principle political realism from a feminist perspective? Please note down this question because this question is repeatedly asking by the NTA each and every year. इस क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा करके आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हंस मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोवर्सी हैं, चाहे उसके क्रिटिसाइज है, चाहे उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्या क्या कमियां हैं, उन सबको आप पढ़ करके ही NTA के एग्जाम में बैठिए। सो द ऑप्शन इज जुडिथ बटलर, एन.जे. टिकनर, हेलन किंसेला, ब्रिटी फ्रिडेन। आपको इसका आंसर देना है। जस्ट टेक आउट योर नोट कॉपी एंड राइट डाउन योर आंसर। Who among the following reformulated Hans Morgenthau's six principle political realism from the feminist perspective? All these question has been appeared in the NTA exam, और ये आपको PYQ से question है. So please take this question very seriously and note down whatever you feel that it's wrong, and please reread this wrong portion so that आपकी depth जो है इस topic पे बन जाए. Realism is most frequently asked approaches in NTA exam. So please answer this question. Who among the following reformulated Hans Morgenthau's six principle political realism from a feminist perspective? हंस मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से किसने रिफॉर्मुलेट किया था? थिंकर्स, ये सभी जो थिंकर्स आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द फेमिनिस्ट. सो आपको फाइंड करना है विच वन फेमिनिस्ट, हु इज द फेमिनिस्ट who reformulated the Morgenthau principle. Okay, I hope you have mentioned your answer. So the answer is the most important because हम शुरुआत से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं. It's a no other than J.N. टिकनर, जिनकी बुक थी जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिन्होंने हंस मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल को रिफॉर्मुलेट किया है. सो प्लीज कीप दिस बुक एंड थिंकर इन योर माइंड, क्योंकि हंस मॉर्गेनथाउ के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोवर्सी हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी. Now coming to the next question, that is question number 3. Who has argued that the objective reality, international politics, world of our making? किसने कहा? Realist, feminist, idealist, constructivist. ये आपके टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, बट इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ थियरी. तो आपको हर थियरी को पढ़ना है. मैं कहूँगी कि आप इसको एक्स्ट्रा में आप रखिए, क्योंकि हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. जितने भी जो बाकी थियरीज बच गए हैं, फेमिनिज्म, आइडियलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, रियलिस्ट हम कर रहे हैं. सो प्लीज कीप दिस माइंड, प्लीज कीप दिस क्वेश्चन एज अ बैकअप, ताकि जब हम इन थियरी को पढ़ें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में बनी रहे. टिल देन प्लीज ट्राई टू गेस who has argued that the objective reality international politics is a world of our making. इसमें से किस थियरी ने कहा कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक बनावट है, एक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग है, उसको बना सकते हैं. इट्स अ वर्ल्ड विच वी कैन मेक. रियलिस्ट, फेमिनिस्ट, आइडियलिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट. Try to guess. Okay, I hope you are able to answer the question, and the answer is constructivist. कंस्ट्रक्टिविस्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें अलेक्जेंडर वेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं. मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, ताकि आपको रियलाइज हो कि ये टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और NTA बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, यानी कि जो हमारी अराजकता है वो अराजकता किसकी है? ये जो है ना स्टेट ने बनाया. यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद, यानी कि वर्ल्ड जो है वो एक रचना है. जैसा हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं वैसा हमारा वर्ल्ड देखने को मिलता है. जैसे
आप देखोगे एक कॉमन स्टेटमेंट आता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन इज नॉट एज डेंजरस एज द ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का जो न्यूक्लियर वेपन है वो अमेरिका के लिए उतना खतरा नहीं है जितना कि न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया का है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके पीछे जो फिलॉसफी है, उसके पीछे जो आइडियाज़ है, ये रिफॉर्मुलेट किया गया है, उसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मेकिंग। सो इसमें एक और स्टेटमेंट आता है, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, यानी कि स्टेट जो है ना, अनार्की ये एक हमारी आइडिया से बनती है। ये जो है ना, इसके पीछे जो अनार्की के पीछे जो आइडिया है वो समय के साथ वो बनाई जाती है और स्टेट उस पर जोर देते हैं और स्टेट के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इस संरचनावाद जो कि आइडिया नॉर्म्स इन पे जो जोर देते हैं वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावाद। किस तरीके से कोई आइडिया कोई फिलॉसफी जो है ना उसकी रचना की जाती है, तो इन सब पे जो जोर देते हैं वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि हम आगे आने वाले थियरीज में पढ़ेंगे। सो ये था हमारा बफर क्वेश्चन जिसको आप आगे के लिए रख सकते हो। और जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मेयरसाइमर के बाद वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। अलेक्जेंडर वेंट को आप ध्यान में रख लीजिए, बिकॉज अलेक्जेंडर वेंट इज अ थिंकर हु इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया, और उन्होंने ही कहा था अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। ये स्टेटमेंट बार बार आपको देखने को मिलेगा एनटीए के एग्जाम में, और उससे रिलेटेड हो सकता है आपको थिंकर्स दे दिए, किस थिंकर्स ने ये कहा। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the pair is not correctly matched? Please keep in mind not, incorrect, not. Please mark this whenever you try to attempt this question in एंटी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है और जब हम सेकंड टाइम में उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हो सकता है हमसे इनकरेक्ट के जगह पे करेक्ट पढ़ लिया जाए, या फिर आप नॉट को स्किप कर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में हड़बड़ी रहती है कि हम टाइम पे क्वेश्चन को कर, टाइम मैनेजमेंट में हमारी जो होती है ना, ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करें तो नॉट, इनकरेक्ट, नेवर, लीस्ट, ये सब क्वेश्चन को ना क्वेश्चन पढ़ते वक्त शुरुआत में ही आप उसको नोट डाउन कर लें, ताकि लास्ट में जब भी आपको लगे कि टाइम कम हो रहा है तो आप उन चीज़ों को स्ट्रेस देते हुए चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? रियलिज्म स्टेट, ग्लोबलिज्म नॉन स्टेट एक्टर, डिपेंडेंसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फेमिनिज्म जेंडर। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है उसका मिलान जो है वो सही नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर द इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बिकॉज आई हैव टोल्ड कि मैं पीपीटी हिंदी में बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अगले क्लास यानी लिबरलिज्म से ना जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को भी हिंदी में रखूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। बट मैंने इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है? आपको लगेगा कि सारे जो है ना वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सब सही है, बट इसमें से कोई जो है जो कि कम रिलेटेड है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। यू कैन यूज द एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन आइडिया, जो कि जनरली ऐसे क्वेश्चन में यूज किया जाता है जब ऐसा लगता है ना कि सारे कुछ कुछ 50-50 ऐसे 1/3 ये सब करके आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। All right, I hope you have mentioned your answer on your copy. So the answer is globalism, of course. Why? क्योंकि रियलिज्म में जब आप देखते हो ना तो स्टेट को कंसिडर किया जाता है। स्टेट इज द मेन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिना रियलिज्म को पढ़ा नहीं जा सकता, जिसमें हर जो उसके ब्रांच है उन्होंने क्या किया, स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट एक्टर माना है। डिपेंडेंसी, ग्लोबलिज्म की बात कर ले तो ग्लोबलिज्म क्या करता है, इट्स टॉक अबाउट द इंटरकनेक्टेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलिज्म में जो एनजीओ का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस की बात की गई है, नेटवर्किंग की बात की गई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइडियाज की। ऑफकोर्स इसमें नॉन स्टेट एक्टर, बट जनरली इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी बात की जाती है। और उसके लिए कॉरपोरेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन, और भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे एमएनसीज। ये जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं। इट्स अ सब एलिमेंट, but it's not an important
इंपॉर्टेंट पार्ट्स एज कम्पेयर टू दिस वन। ये जो है ना डायरेक्टली रिलेटेड है। डिपेंडेंसी, जब भी हम बात करते हैं डिपेंडेंसी तो उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जाती है। फेमिनिज्म से रिलेटेड आपको जेंडर देखने को मिलते हैं। जेंडर एक की कॉन्सेप्ट है जिससे वो स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्लोबलिज्म का जो है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबलिज्म जो होता है वो इंटरडिपेंडेंस पे फोकस करता है, कनेक्टेडनेस पे फोकस करता है। जो एनजीओ का कॉन्सेप्ट है ना, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, is an element, not the main concept, and that's why we can eliminate this option number B. Now coming to the question number 15, which is the last question of this series, which is the realism. Morgenthau classification of ideology doesn't include, of course अगर आप realism पढ़ के जा रहे हो तो आप इस तरह के question expect नहीं कर सकते हो, but generally Morgenthau is one of the important thinker, और उनके जितने भी theories हैं, जितने भी books हैं आपको पढ़ के जाना है, जिसमें से ये question पूछ दिया गया है कि मॉर्गेनथाउ क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियोलॉजी इसमें से कौन नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एनटीए पूछता है जो कि आपको नहीं पता है, तो आप उसको एलिमिनेशन थियरी से, आपको जो प्री रिक्विजिट जो नॉलेज है, जो पहले की नॉलेज है, उससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। और आप किस तरीके से करते हो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्वो, आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म, एम्बिगुअस आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है मॉर्गेनथाउ के आइडियोलॉजी के क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। जस्ट टेक अ पॉज, ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन योर आंसर। मॉर्गेनथाउ क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियोलॉजी डजंट इंक्लूड, इसमें से कौन मॉर्गेनथाउ के क्लासिफिकेशन आइडियोलॉजी के क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। ऑल राइट, आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। इसमें कुछ नहीं करना है, करना ये है कि जब मैं आपको रियलिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट, जो वेस्टर्न जब भी कोई थियरी पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, तो कैसे वेस्टर्न जो थियरी है ना, वेस्टर्न अप्रोचेस जो हैं, दे ट्राई टू हेजोमनाइज। मेन स्ट्रीम थियरी जो होते हैं ना, वो बाकी जो अप्रोचेस को ना ज़्यादा ये नहीं देते, यानी जो मेन स्ट्रीम का जो प्लेस है थियरीज में वो ज़्यादा है, और इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, हेजोमनी आइडियाज। तो हेजोमनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पहली बार ग्रामसी ने दिया था। ये शुरुआत ग्रामसी से हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मॉर्गेनथाउ का कोई प्लेस नहीं है। तो मॉर्गेनथाउ ने ना आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्वो, स्टेटस क्यों क्या होता है कि जो भी स्टेट होता है वो अपने पोजीशन को मेंटेन करता है, अपने पावर को जो मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंपीरियलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म मतलब कि जितने भी स्टेट होते हैं या तो अपने पावर को मेंटेन करेंगे तो सरवाइव कर सकते हैं, या तो इंपीरियलिज्म से, जैसे इंपीरियलिज्म पावर क्या करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना शक्ति का संरक्षण कर सके। तो आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म इज ऑल्सो गिवन बाय द मॉर्गेनथाउ। एंड द थर्ड इज एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि जो स्टेट होता है उसको आइडेंटिफाई, वो स्टेटस क्वो भी रहता है और इंपीरियलिस्ट भी रहता है, तो एम्बिगुअस आइडियोलॉजी उसको कहते हैं। हेजेमनी की जो बात है वो पहली बार ग्रामसी ने की थी। दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड यू विल ट्राई टू एलिमिनेट इन द एग्जामिनेशन। सो जब भी आपको लगे कि इस तरह के क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट्स वाई हम जब भी कहीं पढ़ते हैं तो हम स्ट्रेस करते हैं स्टैंडर्ड बुक, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रटा हुआ चीज़, हर फैक्ट जो होता है ना आपके एग्जाम में आए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, तभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। सो let's see the explanation of this question. Morgenthau classification of ideology doesn't include ideology of status quo, इसमें हेजेमनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉर्गेनथाउ का प्रिंसिपल हेजेमनी को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्वो गिवन बाय द मॉर्गेनथाउ, जिसमें करंट सिचुएशन को मेंटेन करने की बात की जाती है। आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म एक्सपेंशन पावर से रिलेटेड है, और एम्बिगुअस आइडियोलॉजी जो इन दोनों को मिक्सचर होते हैं इसको स्टेट को कहते हैं, जबकि हेजेमनी आइडिया जो है वो ग्रामसी से रिलेटेड है। सो इस तरीके से आपको रियलिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन PYQ में देखने को मिलेंगे वो हमने डिस्कस किया।
और प्लीज़ कीप इन माइंड रियलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं अप्रोचेस में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इवन आप लिबरलिज्म को ही पढ़ रहे हो, जब भी आप देखोगे, आप लिबरलिज्म को पढ़ोगे, न्यू रियलिज्म के कंपेरिजन के बिना आप उसको कवर अप नहीं कर सकते हो। तो दैट्स वाई हमने जब अप्रोच स्टार्ट किया तो हमने रियलिज्म को शुरुआत में रखा, ताकि ये टॉपिक जो है ना आपका क्लियर हो पाए। सो प्लीज़ कवर दिस टॉपिक। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिबरलिज्म से रिलेटेड, जो कि हम अप्रोचेस में कवर करेंगे। सो लेट्स रीविजिट द सिलेबस, जैसे कैसे हमें और भी आगे जाना है, इस अप्रोचेस को कवर अप करना है। तो जब आप सिलेबस को देखोगे तो हमने क्या पढ़ा था, अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। अप्रोचेस में हमने रियलिज्म को कवर अप कर लिया है। और रियलिज्म के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आइडियलिज्म। आइडियलिज्म दिया हुआ है, बट जनरली इसको लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में रखा जाता है, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा liberalism से related. So please buckle up because the next topic that we are going to cover is liberalism. जनरली लिबरलिज्म से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली 1-2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है, ताकि आने वाले एनडीए का कोई भरोसा नहीं है। सो अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं बट सिलेबस में दिए हुए हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। सो टेक केयर and have a good day. We will meet in the next session. Thank you.